समुद्र के पानी को आप सुखा नहीं सकते, उसी तरीके से आप ज्ञानी व्यक्ति को कभी नहीं हरा सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि ज्ञान के पीछे भागे, ज्ञान के संग्रह के पीछे भागे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जो आपको सफलता की सीढ़ी पे बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह बिहान जो है आपके लिए अनमोल वचन लेके आता है। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद। चलिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वक्त हो चला है आपको जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे मिलाने का। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जीएसटी हो या कस्टम डिपार्टमेंट हो, ये हमेशा से आम लोगों के जीवन में कौतूहल का विषय रहा है। इसके बारे में जानकारी लेना हमेशा से लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय रहा है कि क्या है, कैसे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लोग काम करते हैं। तो इसी सब विषय पे बात करेंगे और आइए हम और आप मिलकर अपने आज के अतिथि का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बलबीर सिंह, जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी एंड कस्टम डिपार्टमेंट बिहार एंड झारखंड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, आज बिहार, पंजाब से आप हैं और बिहार की धरती पे आप आए हैं। बहुत कम समय हुआ है आपका बिहार आना, तो आज पंजाब की आंखों से हम बिहार को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो बिहार विज्ञान के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। बहुत खुशी हुई मेरे को जब मेरे को निमंत्रण मिला कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुई। मैं पंजाब से हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। जी जी। जैसे मेरा नाम में भी है डॉक्टर बलबीर सिंह। मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस की है मैंने, और मैं एमडी मेडिसिन कर रहा था। उसके बाद सिविल सर्विस में आया। पंजाब में लुधियाना के एक छोटी सी जगह है खन्ना लोग जानते हैं। तो उसके पास मेरा गांव है खटड़ा। अच्छा। तो कई बार मैं सरनेम भी लिखता हूँ, डॉक्टर बलबीर सिंह खटड़ा। तो बचपन वहीं पे बीता। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई वहीं पे की, विलेज में स्कूल में की। एक नॉर्मल मध्यवर्गीय परिवार से हूँ और थोड़ा पढ़ाई का माहौल था। उस 5वीं के बाद एक खन्ना में स्कूल है, एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 12वीं कक्षा तक वहाँ में पढ़ाई की। फिर पीएमटी होता था उस समय, आज तो नीट है, तो उसको क्लियर किया। फिर एमबीबीएस की, मेडिकल कॉलेज पटियाला में एमबीबीएस की। एमबीबीएस करने के बाद एमडी मेडिसिन मिल गई, ज्वाइन की। पर फिर मेरा मन किया कि कुछ और ट्राई करते हैं अलग। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया 91 में। पहले ही बार लकीली सेलेक्ट हो गए। कस्टम्स एंड जीएसटी मेरी सेकंड चॉइस थी। सिविल सर्विस में जैसे लोगों को पता है कि उस समय 28 सर्विसेज होती थी, आईएएस से लेकर डिफरेंट सेंट्रल सर्विसेज तक। पर मेरी ये चॉइस थी सेकंड, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आईएएस तो नहीं मिली मेरे को, एक ही नंबर से मिस किया मैंने। पहले साल सिलेक्शन हो गई थी, तो एक प्रोविज़न था कि 1 साल आप एक्सटेंशन ले सकते हो। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करना, इम्प्रूव करना है, तो 1 साल एक्सटेंशन ली। अगली बार फिर ट्राई किया। अब किस्मत का खेल ये है कि अगली बार भी कस्टम से मिला। तो अब मेरे को लगा कि नहीं, ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक्सटेंशन 1 साल की ही मिलती थी। फिर मैंने 92 में सिविल सर्विस ज्वाइन की। तो अब देखो करीब 32 साल की सर्विस हो गई है। 32 साल की सर्विस है आपकी। सर, कस्टम डिपार्टमेंट भी और जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों हमेशा से हमने कहा है कि दर्शकों के लिए कौतूहल का विषय रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करती है, क्या रोल है कस्टम डिपार्टमेंट का। तो थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को प्लीज़ बताएं। ठीक है। ये दोनों डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं।
हमारा एक बोर्ड है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो ऑल इंडिया बेसिस पे दोनों डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद फील्ड फॉर्मेशंस हैं। मैं बिहार में पोस्टेड हूँ, तो थोड़ा बिहार की बात करते हैं। यहाँ पे मैं चीफ कमिश्नर हूँ बिहार एंड झारखंड का। तो GST जो है मेरे पास दोनों ही है, GST सेंट्रल GST और कस्टम्स भी। तो GST पार्ट जो है बिहार एंड झारखंड मेरे पास है, दोनों स्टेट्स मेरे पास हैं। तो कस्टम्स का तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, जहाँ पे बिहार है, सारा ही यूपी है और उत्तराखंड, सारा नेपाल बॉर्डर जो है, तो ये इस जोन में आता है, कस्टम्स जोन पटना में आता है। दोनों लिंक डिपार्टमेंट हैं, सिस्टर डिपार्टमेंट कह लो। पहले GST के बारे में बताते हैं। जी जी। सो आपको ऊपर से नीचे वाली स्ट्रक्चर बताते हैं पहले। जैसे यहाँ पे मैं चीफ कमिश्नर हूँ, तो मेरे पास करीब अभी 10 कमिश्नर्स हैं जिनका काम मैं सुपरवाइज करता हूँ, उसमें से 2 प्रिंसिपल कमिश्नर भी हैं। तो कमिश्नर एक अपनी इसका हेड होता है। वो मोस्टली डिपार्टमेंट के जो पावर्स हैं, लीगल पावर्स हैं, वो कमिश्नर के पास होती हैं। चीफ कमिश्नर का काम सिर्फ कमिश्नर के काम को सुपरवाइज करना है, बाकी काम वो कर लेते हैं। कमिश्नर्स को जो असिस्ट करते हैं वो एडिशनल कमिश्नर्स और जॉइंट कमिश्नर्स होते हैं। तो उनके अंडर डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, फिर उनके अंडर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं और इंस्पेक्टर्स होते हैं। बाकी थोड़ा क्लरिकल स्टाफ भी होता है। तो ब्रॉडली ये एक स्ट्रक्चर होती है। तो जो हमारा लोएस्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इंस्पेक्टर है। लोग इंस्पेक्टर्स को भी ज़्यादा जानते हैं। तो इंस्पेक्टर्स का काम सुपरवाइज करते हैं सुपरिटेंडेंट, फिर असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर। तो ये तो है GST का। कस्टम्स का जो है, ये सारा नेपाल बॉर्डर है, उसका जो ट्रेड है उसको हम रेगुलेट भी करते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। हमारा बेसिक काम, नंबर 1 काम रेवेन्यू कलेक्ट करना ही है। कस्टम्स हो चाहे GST हो, वो हमारा नंबर 1 काम है। और बाकी काम भी है, जैसे जो भी नेपाल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वो इसी बॉर्डर से होता है, बिहार, यूपी और उत्तराखंड से होता है। तो इसमें हमारे ऑफिसर्स पोस्टेड रहते हैं। डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं, जैसे बिहार में रक्सौल और जोगबनी 2 बहुत बड़ी फॉर्मेशंस हैं। नेपाल का जो ट्रेड है वो काफ़ी यहाँ से होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम रेगुलेट करते हैं, रेवेन्यू तो कलेक्ट करते ही। तो GST में तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हैं उस टैक्स को हम कलेक्ट करते हैं। कुछ भी हो, आपको पता है कि पहले सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट होता था, आज भी है कुछ पार्ट उसका। 2017 में GST आया, तो पहले काफ़ी टैक्सेस होते थे, तो इनको कंबाइन करके एक टैक्स बनाया गया ताकि लोगों को डिफरेंट एजेंसीज के पास ना जाना पड़े। जैसे पहले सेंट्रल GST अलग है, स्टेट GST अलग है। पहले अलग अलग ही होता था, पहले वैट होता था, जैसे स्टेट वैट होता था पहले। तो अब इनको कंबाइन करके और भी टैक्सेस हैं, करीब 14 टैक्सेस हैं जिनको कंबाइन करके GST आया। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टैक्स रेवोल्यूशन वो यही था। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई है। और अब देखो 7 साल हो गए हैं, रेवेन्यू तो बढ़ा ही है और लोगों को सहूलियत भी हुई है। पहले जब से कोई भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, उसमें चेंजेस होते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ लोगों को होती है। नया टैक्स रजीम था, थोड़ी सी हुई भी, पर अब पिछले 2-3 साल से काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है और मेरे को लगता है कि लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आया। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, गुड एंड सिंपल टैक्स, तो उनकी बात सही है। अब ये GST तो है ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो है ही है, ये गुड एंड सिंपल टैक्स भी है जी। और लोगों के लिए भी सहूलियत है ये काफ़ी समझने में भी। और सर आजकल के डिजिटल दुनिया में आजकल आप देखेंगे फेक न्यूज़ बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर आजकल एक कॉल आ रहा है जो कि वो फ़ोन करके बोलते हैं कि हम कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। तो क्या कस्टम डिपार्टमेंट, क्योंकि कोई भी फेक चीज़ें बनती है तो हो सकता है कि शायद कस्टम डिपार्टमेंट कॉल करता होगा, इसीलिए ऐसा कुछ होता है। क्या कस्टम डिपार्टमेंट सच में ऐसा कॉल करती है कि सिर्फ फेक है? और अगर ऐसा होता है तो वो क्या है? बिल्कुल फेक है। बस सभी को रिक्वेस्ट ये है कि इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दीजिए। आजकल तो कॉल कस्टम डिपार्टमेंट में तो आते ही हैं, बाकी डिपार्टमेंट से भी आते हैं।
ये टेलीफोन डिपार्टमेंट से आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, ये फेक होते हैं, इसको इग्नोर करना ही बेटर है। कस्टम डिपार्टमेंट ऐसे कभी भी किसी को कॉल नहीं करता जी। कभी भी नहीं। और बहुत सारे लोगों में जब जीएसटी को लेके ये भी है कि अगर हम नहीं फॉर्म ये जीएसटी नहीं डालते हैं, जीएसटी नहीं भरते तो उससे क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, उसके बारे में भी दर्शकों को बता दें। जिसको जीएसटी जहाँ पे एप्लीकेबल है जी। उसको तो देना ही है, ये तो हमारी ड्यूटी है। टैक्स पे करना एक हमारी प्राइम ड्यूटीज़ में आता है। एक लेवल तक तो एग्जेम्पशन है ही है, जैसे बिहार में 20 लाख तक अगर कोई इसके बिजनेस टर्नओवर 20 लाख तक है साल का, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कंपलसरी नहीं है। हाँ, वॉलंटरी लेना चाहता है ले सकता है कोई, 20 लाख तक तो एग्जेम्पशन नहीं है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेके फिर टैक्स पे करना है। कल्चर ही रहा है, कल्चर का पार्ट भी है। कुछ लोग होते ही हैं जो अनस्क्रूपलस होते हैं, टैक्स नहीं पे करते, तो उनका ध्यान रखने के लिए तो हम हैं फिर। तो दंड के क्या प्रावधान है? दंड के प्रावधान डिपेंड करता है कि टैक्स इवेजन कैसा है। अगर कोई टैक्स नहीं पे करता तो हम फिर हमारे नोटिस में आता है, हमारे पास डाटा रहता है तो पता तो हम कर ही लेते हैं, तो फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं कि आपने ये टैक्स नहीं पे किया। फिर भी ना करे तो हम एक शो कास्ट नोटिस इशू करते हैं। फिर भी कोई डिस्प्यूट है या टैक्स नहीं पे हुआ तो उसको एक मौका दिया जाता है रिप्रेजेंट करने का और पर्सनल हियरिंग का। फिर उसके बाद एडजुडिकेशन होती है जो हमारे ऑफिसर से करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर प्रिंसिपल कमिश्नर तक। ओके। तो फिर अगर डिमांड कंफर्म होती है लीगल तरीके से, फिर पेमेंट हम रिकवर करते हैं और उसमें पेनल्टी होती है। फिर डिपेंड करता है कि इवेजन कैसा था, सिंपल इवेजन था या फ्रॉडुलेंट था। अगर जानबूझ के था, फ्रॉडुलेंट था, तो फिर हम पेनल्टी भी उसी हिसाब से लगाते हैं। ओके। हाँ, तो पेनल्टी का प्रोविज़न है बहुत एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे फ्रॉडुलेंट ही काम किया हो किसी ने। लाइक आजकल पिछले कई सालों में चला फेक आईटीसी वाला, आजकल भी है, बड़ा काम हो गया वैसे, तो उसमें तो फिर सज़ा का प्रावधान भी है, 7 साल तक भी सज़ा हो सकती है, तो सज़ा भी हो सकती है। तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ हम कोशिश करते हैं लोगों को एजुकेट करें, समझाएं, प्यार से ही डील करें, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, तो उनको फिर हम थोड़ा फर्मली हैंडल भी करते हैं। और ज़रूरी भी है। इस डिपार्टमेंट में एक और सर कि कस्टम डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट में आप इतने सालों से कार्यरत हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? चुनौती तो लोगों को, जैसे जीएसटी आया, सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये थी कि लोगों को एजुकेट कैसे किया जाए। एक डिजिटल सिस्टम है, प्लेटफॉर्म पे है, पहले ऐसा नहीं था। और पहले डिफरेंट कई, मैंने बताया कि सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स से लेकर कई वैट, कई डिफरेंट टैक्स सिस्टम थे, तो उनको कंबाइन करके एक बनाया। तो 2-3 साल तो हमें एजुकेट करने में लगे और अपना भी सिस्टम सेट करने में लगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि लोगों को, आम लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए। खैर हमने किया और बढ़िया काम किया हमने, गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम किया उसने। अभी हमने जीएसटी की बात कही, कस्टम डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की, लेकिन सर एमबीबीएस करने के बाद सिविल सर्विसेज 360 आपने टर्न लिया और आप इतने फिट भी लग रहे हैं। आजकल के, खास करके जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक परसेप्शन, एक छवि है जो बन के आती है, आप उसको एकदम स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं। तो इस फिटनेस का क्या राज है, बीइंग अ डॉक्टर, अगर आपसे पूछा जाए तो? रिचा जी, बेसिकली तो मैं डॉक्टर हूँ जी, पहले तो मैं डॉक्टर हूँ और अपने नाम में भी डॉक्टर जरूर बोलता हूँ, खुद ही डॉक्टर बलबीर सिंह बताया मैंने आपको नाम। तो एमबीबीएस की, फिर मैं एमडी मेडिसिन कर रहा था, जनरल मेडिसिन, जब मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की। तो डॉक्टरी मेडिकल प्रोफेशन में 7 साल तो बिताए हैं, और वो भी वो साल जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन हमेशा ही मेरे को बड़ा प्रिय रहा, वाकई प्रिय है। मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड मैं करता हूँ। लास्ट वीक ही हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था CPR पे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन टेक्निक्स में। जो कई बार किसी को हार्ट अरेस्ट हो जाता है तो उसको कैसे रिवाइव करना है, फर्स्ट एड टेक्निक है। अपने ही ऑफिस में यहाँ पटना में करवाया था, 200 के करीब पार्टिसिपेंट से, ऑफिसर्स से, और 120 के करीब ऑफिसर्स ने खुद
CPR किया, मैंने भी किया, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने भी पहली बार देखा था, मैंने भी किया था। तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो लाइफ में कभी काम आ जाता है। जब मैं पंजाब में पोस्टेड था, मैं काफ़ी देर पंजाब पोस्टेड रहा, मैं जलंधर जब DC हुआ करता था, तो तब कई NGOs के साथ मिलके हम कई प्रोग्राम चलाते थे, हेल्थ चेकअप करवाते थे, ENT स्पेशली ENT एंड आई चेकअप करवाते थे, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है NGOs के साथ मिलके हम ट्रीटमेंट करवाते थे। तो महीने में एक आधा प्रोग्राम हो ही जाता था। ये चलता रहा जब तक मैं पंजाब था, क्योंकि पंजाब में मेरे काफ़ी बैचमेट्स हैं, 150 तो हम ही थे, तो करीब मैं कह सकते हो 300-400 डॉक्टर्स को पंजाब में अच्छी तरह जानता हूँ, जो कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो वो आने को तैयार ही रहते हैं। उसके बाद मैं बाकी जगह पे आया, वहाँ पे इतने डॉक्टर्स नहीं जानते थे, तो ये पार्ट थोड़ा मिस हो गया, पर फिर भी मैं अटैच रहता हूँ। वह क्या, कोविड के बाद लॉकडाउन में कोई काम था नहीं, घर पे बैठे हुए थे, तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर सतबीर, मेरा कोलीग है, वो सुपर इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट है, अगर वो डॉक्टर ना होता तो साइंटिस्ट होता। तो उसको आदत है कुछ अलग पढ़ने की या अलग देखने की, तो उसने मेरे को हेल्थ से रिलेटेड एक लिंक भेजा, उस लिंक ने मेरी दुनिया चेंज करके रख दी। कई बार होता है कि लाइफ में एक बंदा आपको चेंज करके रख दिया। जी। हेल्थ पे था, तो उस लिंक को मैंने देखा, तो लिंक से लिंक खुलते गए, तो उसके बाद इसी टॉपिक पे मैं सैकड़ों तो छोड़िए हज़ारों लिंक देखे। मेरे को पढ़ने लिखने बुक्स तो पढ़ता ही हूँ, बट मैं पॉडकास्ट भी बहुत देखता हूँ और ई-बुक्स भी काफ़ी पढ़ता हूँ। उस लिंक से मेरा अपना वेट जो है, पहले अब जो ही लग रहा है ना, ऐसा था नहीं, मेरा अपना वेट उस समय 79 kg था, मेरी हाइट 5'7", तो उसके हिसाब से मेरा वेट करीब 67 के करीब चाहिए, तो आइडियल वेट है। वैसे मैं अभी मेंटेन कर रहा हूँ, अभी थोड़ा कम ही है, 65 ही है। तो उसमें पाया मैंने कि जो मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ाया जाता है ना, उसमें हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है बड़ा कम बताया जाता है। मेरे को शौक पढ़ने का था ही। तो 7 क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, फैटी लिवर से लेकर ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट एलिमेंट्स, अल्जाइमर्स एंड ब्रेन को जो इफेक्ट करती है। तो मेरे को था कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। मिडिल एज के बाद ये शुरू हो जाती है, बेशक कई बार हमें जैसे डायबिटीज़ है शुरू पहले हो चुकी होती है, हमें पता कई बार 40s में चलता है, जो 50s में चलता था। मेरे को था इसको कैसे, ऐसा क्या कौन सा काम किया जाए कि इसको प्रिवेंट किया जाए। तो स्टडी की, काफ़ी डीप स्टडी की, तो टाइम तो होता ही है, पढ़ने का शौक भी है, काफ़ी डिफरेंट मेरे को पता चला। जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ क्योरेबल है और इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सारा खेल डाइट का है। अगर हम अपनी डाइट सही कर लें तो काफ़ी डिसीज़ ये नहीं होती। इन 7 क्रोनिक डिजीज़ जो एज रिलेटेड हैं, होने के चांस अप टू 80-85 ईयर्स बहुत कम है अगर हम डाइट पे ध्यान दे दें। और बहुत और तो नहीं लगेगा अगर मैं कहता हूँ कि हमें पता नहीं होता हमने खाना क्या है और कैसे खाना है। जी बिल्कुल। जैसे कम से कम खाना चाहिए, वैसे एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मिडिल एज को क्रॉस करके आपको खाने पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्थ होती है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ज्ञान पैसा बाद में आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ होती है। तो हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्या खाना है ये पता चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। हमें आजकल तो सारा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जो हम देखना चाहते हैं मिल जाता है। तो डाइट के बारे में एक तो कम से कम खाना चाहिए। जैसे मैं आम तौर पे एक ही टाइम खाना खाता हूँ, अगर मैंने लंच किया है तो मैं फिर डिनर नहीं करता। ब्रेकफास्ट तो काफ़ी देर से मैंने बंद किया हुआ है, और इन बीच में मैं कोई भी स्नैक्स नहीं लेता। करीब सारा दिन मैं कोई भी शुगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मीठी चीज़ में कोई भी नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं, मीन्स बिल्कुल भी नहीं, कोई भी स्नैक्स नहीं लेता मैं। और कोल्ड ड्रिंक या कोई भी जूसेस, जो भी चीज़ मीठी है मैं नहीं लेता। और लोगों को थोड़ा लगता है कि डाइट में फ़ैट कम चाहिए। हमें भी 30-40 साल पहले ही पढ़ाया गया था कि फैट्स को अवॉइड करना है। ये सच नहीं है। और सोशल मीडिया भी तो यही बात कहती है कि आप फैट को अवॉइड करो, ये सारी चीज़ें करो। तो मतलब इसके पीछे भी तो अवॉइड करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। अच्छा। जितना कार्ब अवॉइड करेंगे, क्योंकि
बॉडी में ना दोनों मैकेनिज्म होते हैं, जो एनर्जी हम लेते हैं वो दोनों से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। अपनी रूटीन डाइट जो है, इंडियन डाइट है, उसमें ज़्यादा एनर्जी 60, 70, 75% एनर्जी हम कार्ब से लेते हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो फैट से लेते हैं। पर बॉडी के सेल्स में सारा दोनों मैकेनिज्म मौजूद है, ब्रेन को छोड़ के। ब्रेन सिर्फ कार्ब यूज़ करता है, बाकी सारे सेल्स यूज़ कर सकते हैं। बट लॉन्ग रन में क्या होता है कि कार्ब हम उतने नहीं लेते जितने ज़रूरी है, उससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा लेते हैं तो लिवर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है और ये फैट जो है ये डीप स्टोर होती रहती है। पहले तो लिवर में हो जाती है, धीरे धीरे करके फैटी लिवर हो जाता है। फिर जब लिवर की कैपेसिटी नहीं रहती तो ब्लड में जाके बाकी ऑर्गन्स में जमा हो जाती है। बट बॉडी जो फैट बनाती है ना, उसको डीप स्टोर करती है, उसको जल्दी रिलीज़ नहीं करती। तो एक्सरसाइज भी करेंगे, ये लास्ट में रिलीज होती है। पर जो हम फैट बाहर से खाते हैं, क्योंकि उसमें बॉडी की कोई एफर्ट नहीं थी, उसको बॉडी आराम से यूज़ कर लेती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है जब हम एक्सेस खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो ही जाते हैं और अपने मोटापे का, ओबेसिटी का या ये डिजीज़ का, स्पेशली डायबिटीज़ का रीज़न ये रहता है। तो अगर लाइफ में कार्ब कम करें, हम थोड़ा सा फैट्स ज़्यादा करें, बट फैट्स भी गुड फैट्स, स्पेशली एनिमल फैट्स और ऐसी फैट्स जो सिंथेसाइज नहीं बहुत ज़्यादा। जैसे अगर घी लेना ही है, अगर फैट लेनी है तो देसी घी बेस्ट है या कोकोनट ऑयल बेस्ट होगा या ऑलिव ऑयल बेस्ट होगा। ये जो प्लांट ऑयल्स है ना, ये इतने अच्छे नहीं होते, ये अच्छी फैट नहीं होती। तो जो तो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो एग्स, फिश, मीट। अब मीट से मेरे को एक बार और याद आ गई यहाँ पे जो मिस हुई जी, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में बड़ा फेमस है यहाँ पे जी, मटन। तो एक दिन बेतिया जाना है और खा के आना है वहाँ पे। ये तो वैसे ज़्यादा करते जी। और आजकल देखिए, जब आपने फैट की बात कही है तो आजकल लोग वीगन होते जा रहे हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे ज़्यादा स्विच कर रहे हैं, तो इसके पीछे का फिर क्या कारण है? देखो, खाइए तो जो मर्जी, अगर आप लिमिट में खा सकते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वो भी एज के हिसाब से। यंग एज में तो ज़्यादा करनी चाहिए। क्रॉसिंग मिडिल एज डिपेंड करता है कौन सी एज में है। आप 40 मिनट्स या 1 घंटे की एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, वॉकिंग कर लेते हैं, थोड़ा साइकिलिंग कर लेते हैं, जैसे मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ, वॉकिंग कर लेता हूँ, स्टेपिंग कर लेते हैं, कई बार जो भी आप कर सकते हैं जी। लाइट टू मीडियम एक्सरसाइज आप करते हैं, फिर तो कुछ भी खाइए, फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वो तो खानी ही खानी है, वो तो ऑप्शन कोई है नहीं है। बाकी आप लिमिट में खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, ज़्यादा नहीं करते, फिर तो कुछ भी खा लो, फिर फर्क नहीं पड़ता इसका। और कार्ब फिर भी कम रखो, जितना कार्ब कम रखोगे तो कम से कम से क्रोनिक डिजीजेज जो हैं, जो एज रिलेटेड हैं, ये अवॉइड की जा सकती है टू ए वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट। जी। शायद फिट रहने का यही कारण हम लोगों ने अभी तक समझा कि जितना कम हो सके आप खाना खाएं, कम ही खाइए। मीठा तो बिल्कुल ना खाइए, मीठा बोलिए, हाँ, लेकिन खाइए नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। और जब आप पंजाब से बिहार आए हैं, क्योंकि पंजाब भी एक तरह से खाने का ही प्रदेश है, वो भी बहुत लोग खाते हैं उधर, बिहार में भी बहुत लोग खाते हैं। तो जब आप पंजाब से बिहार आए तो कैसा लगा हमारा बिहार, और क्या क्या चीज़ें अभी आपने टेस्ट करी, कहाँ कहाँ आप अभी घूमे? बिहार के बारे में कैसा लगा तो मैं थोड़ा सा जी, क्योंकि आप पढ़ने के भी शौकीन हैं और आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं जहाँ तक हमें जानकारी है। तो आप प्लीज़ अगर बिहार के बारे में अगर कुछ बताना चाहें। देखो, बिहार मेरे को बहुत प्यारा लगा, मेरे को तो बहुत प्रिय लगा जी, बहुत अच्छा लगा। मेरा कलेक्शन तो, मैं पहले भी पटना तो आया हूँ। मोस्टली जो सिख लोग हैं वो पटना आते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे गुरुद्वारा है, ये 5 इम्पोर्टेंट जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उसमें आता है। गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थ यहाँ पे हुआ था, तो मैं भी 2 बार यहाँ पे आया था। ये नहीं सोचा था कि पोस्टिंग हो जाएगी, पर मेरे को बड़ी खुशी हुई। मेरे को तो बिहार के लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। मेरे को लगता है कि पंजाबी बंदे की सबसे ज़्यादा बनती है तो बिहारी बंदे से बनती है, वो एक जैसे ही लगते हैं मेरे को। तो बोल्ड हैं ये बहुत ज़्यादा, हमें लगता था कि हम भी बड़े बोल्ड होते हैं, बिहारी तो कमाल के लोग हैं। मेरे को तो बहुत प्यार मिला। इनफैक्ट बिहार के काफ़ी ऑफिसर्स, कमिश्नर या उस अब रैंक में हैं, सिविल सर्विस में बहुत हैं। बिहार के लोग पढ़ते लिखते तो बहुत हैं।
तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय काफ़ी हाई परसेंटेज होता था बिहार के लोगों का सिविल सर्विसेज में जी। मेरे दोस्त भी काफ़ी हैं और एक यहाँ पे फैमिली है, बेतिया की फैमिली है, पांडे फैमिली, वो पहले से जानकार है, तो मेरे को आके बड़ा कंफर्टेबल रहा। बिहार के लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो बिहार के बारे में थोड़ा सा मैं मेरे को किसी बहुत ही प्यारे मित्र ने ये कविता भेजी है। अच्छा जी, इसको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी ज़रूर। अब बिहार क्या है? चंद्रगुप्त का साहस है, अशोक की तलवार है ये, बिंदुसार का शासन है, मगध का आकार है ये, सीता की भूमि है, विद्यापति का संसार है ये, जनक की नगरी है, माँ गंगा का श्रृंगार है ये, हमारा प्यारा बिहार है ये। चाणक्य की नीति है, आर्यभट्ट का आविष्कार है ये, महावीर की तपस्या है, बुद्ध का अवतार है ये, दिनकर की कविता है, रेणु का सार है ये, नालंदा का ज्ञान है, पर्वत मंदार है ये, हमारा प्यारा बिहार है ये। वाल्मीकि की रामायण है, मिथिला का संस्कार है ये, पाणिनि व्याकरण है, ज्ञान का भंडार है ये, राजेंद्र का सपना है, गांधी की हुंकार है ये, गोविंद सिंह का तेज है, कुंवर सिंह की ललकार है ये, हमारा प्यारा बिहार है ये। मेरी नज़र में ये बिहार है। क्या बात है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ा भी, और कहते हैं कि अपने घर में आके अगर आप अपने घर के बारे में इतना अच्छा सुनते हैं तो और भी अच्छा लगता है। बस सुनने की बात नहीं है, आप मेरी नज़र से देखो। जी जी। जैसे यहाँ पे खाना, आपको तो कहते हो पंजाबी लोग खाने के शौकीन होते हैं, मेरे को देख कर लगता नहीं होगा कि खाने का शौकीन हो मैं मैं कम ही खाता हूँ, पर फिर भी मैं टेस्ट करता हूँ। जैसे बिहार में आए तो लिट्टी चोखा ना खाया तो फिर तो कोई बात ना बड़ी ना। लिट्टी चोखा खाया, मेरे को तो बड़ा पसंद आया। फिर जलेबी बड़ा खाते हैं लोग यहाँ पे, जलेबी बड़ा फेवरेट है यहाँ पे। खैर फ्रूट में तो लीची तो खैर बहुत फेमस ही है उस रीजन की। और मखाना खाते हैं, मखाना, खाजा है, सत्तू है, सत्तू बड़ा फेमस है यहाँ पे। तो टेस्ट सब कुछ किया, मेरे को बड़ा टेस्टी भी लगा, पर मैं क्योंकि खाता ही कम हूँ तो खाना नहीं है। हाँ, एक सी मिस हो गई, मैंने बताया बेतिया जाना है, वो मैं नॉन वेज खाता हूँ तो मटन बहुत पसंद है, चिकन तो है ही है, तो वहाँ जाना है और वाल्मीकि नगरी घूमना है, खा भी लेंगे, काफ़ी मटन भी खाएंगे। ये जो चंपारण मटन है काफ़ी फेमस है, दिल्ली में भी मिलता है, मुंबई में मिलता है, मेरे को तो बाहर भी मिलता होगा अब तो। हाँ, अब हर जगह, सब जगह मिलता है, हर जगह। और लिट्टी चोखा तो फिर सिग्नेचर डिश है, सिग्नेचर। और यहाँ के सत्तू को आप ले ले तो एक फुल डाइट है, वो फुल डाइट है। सही बात, मेरे को पता है किसी सत्तू बहुत एनर्जी, हाई प्रोटीन जी। अगर आप सुबह सुबह सत्तू पी लेते हो तो पूरे दिन तक आप फ्रेश फील करते हैं। मेरे लिए तो काफ़ी है, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं खाता हूँ। और बिहार काफ़ी, अगर आप टूरिज़्म को भी अगर एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म है बिहार में। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सप्लोर की जा सकती है, और आप जब आपकी पोस्टिंग यहाँ पे अब हुई तो उम्मीद करते कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी तक पटना में आप कहाँ पे गए, या पटना के आसपास? घूमने का तो मेरे को काफ़ी शौक है। इंडिया की 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में 2 ही मिस हुई अभी, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, वो भी चला जाऊँगा, बाकी सारी मैंने देखी हैं। बट जहाँ पे भी जाते हैं हम तो पहला काम, क्योंकि बिहार तो स्टेट मेरे पास ही है, तो पहला काम तो ये करता हूँ कि घूमता। सबसे पहले बौद्ध गया मैं, फिर राजगीर, नालंदा तो कई बार गया, वैशाली, वाल्मीकि नगर जाने का प्रोग्राम है, वो तो क्योंकि थोड़ा दूर है इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। रिसेंटली मेरे को मौका मिला जाना पूर्णिया। हाँ, तो बिहार का थोड़ा आधा स्टेट तो मैंने कवर कर ही लिया, बाकी क्योंकि मेरे पास बाकी स्टेट्स भी है, ये झारखंड भी है, तो मेरा आना जाना काफ़ी उधर भी रहता है। तो अभी साथ में नहीं हुए हैं। और जब हम अपने बारे में बात करें तो आप खुद के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? क्योंकि पूरे दिन बिजी रहना, और उसके बाद क्योंकि आपको पढ़ने का भी बहुत शौक है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, तो कैसे अपने लिए वक्त निकालते हैं आप? सबसे पहले तो ये है कि मेरे को लगता है कि वर्क का बैलेंस होना चाहिए जी। जो ऑफिस का टाइम है उसी में काम आप ख़त्म करके आओ। तो मैं पंक्चुअल हूँ काफ़ी, मैं टाइम पे जाता हूँ और टाइम पे निकल भी जाता हूँ।
साल में कुछ ही ऐसे दिन होंगे जो बहुत ज़रूरी काम हो जहाँ पे मेरे को रुकना पड़ा हो। एंड मैं तो अपने ऑफिसर्स को भी कहता हूँ कि आप टाइम पे निकलिए ज़रूर, अपना काम पेंडिंग ना रखिए, घर पे ना लेके जाइएगा। घर पे आप सारा टाइम फैमिली को दीजिए या खुद को दीजिए। अभी इंसिडेंटली मैं अकेला रहता हूँ, फैमिली मेरी अहमदाबाद में है, तो मेरे लिए टाइम काफ़ी मिल जाता है मेरे को। मैं कोशिश करता हूँ कि 3-4 घंटे रोज़ पढ़ाई को दिए जाए, या कुछ पढ़ा जाए या कुछ सुना जाए। आजकल तो ई बुक्स भी हैं और पॉडकास्ट बहुत होते हैं, तो मैं काफ़ी सुनता भी हूँ किसी भी सब्जेक्ट में। आपने सही कहा, किताबों का शौक़ है और पढ़ने का शौक़ था ही था, तो काफ़ी भी किताबें पढ़ी मैंने। काफ़ी मीन्स काफ़ी, सैकड़ों में हज़ारों में आएंगी। तो मैं देखो, जैसे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 8 या 9 घंटे की स्लीप लीजिए, एक तो टाइम वो निकालिए। फिर आप रिलैक्स रहिए, अपने टाइम निकालिए, उसमें एक्सरसाइज कीजिए या कुछ अच्छा पढ़िए। तो दफ्तर के बाद का टाइम जो है और सोने के बीच में टाइम जो है, तो खाना तो मेरे होता नहीं, शाम को तो मैं खाता ही नहीं। अगर लंच किया है तो सारा टाइम ही टाइम है। मैं बहुत कम कॉल करता हूँ किसी को, फ़ोन पे मैं काफ़ी कम समय मेरे को लगता है कि उसको यूज़ कर लें, कुछ पढ़ लें और कुछ सुन लें। तो इस तरीके से रहता है। और एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने पहले MBBS किया, फिर सिविल सर्विसेज में आ गए, तो प्लान बी भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा। तो प्लान बी कितना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं, आजकल की जनरेशन है, उनको लगता है कि बस हमने एक अटेम्प्ट कोई भी चीज़ लेना है, उसके बाद वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं निराशा उनके हाथ आती है, तो फिर वो छोड़ देते हैं। वैसे बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली जो लोग सिविल सर्विस की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है यंग एज में। प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्लान ए इंपॉर्टेंट है उतना प्लान बी इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर सिविल सर्विसेज में मैं बात करूँ, जो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सक्सेस रेट 0.0 कुछ % है, तो बाकी लोग तो सक्सीड नहीं करेंगे फिर, और इसमें टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि पहली बार में आप क्लियर कर लोगे, कई बार दूसरी या तीसरी बार, कई बार उसके बाद में। तो बहुत लोगों का ये क्लियर नहीं होता, तो कुछ ना कुछ और करना पड़ता है। डिप्रेस होने से बेहतर है कि कुछ और भी माइंड में रखिए कि हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी ना, लाइफ में टारगेट जो सेट करने होते हैं वो रीजनेबली रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को। हर एक को अपना पता होता है कि कितना कोई इंटेलिजेंट है या कितनी मेहनत करता है, तो उसी हिसाब से आप टारगेट रखिए। नहीं होता तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस या जो भी आपका गोल, पहला आपका गोल वही सब कुछ है। नहीं, लाइफ में लाइफ जीने के लिए है, खुश रहने के लिए है जी। कुछ भी और किया जा सकता है, और कोई भी काम आम तौर पे बुरा नहीं होता। जिसमें आप मेहनत करते हो, दिल लगाए काम करते हो, तो वो अच्छा ही होता है। तो प्लान बी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि जितना प्लान ए इंपॉर्टेंट है, शायद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान बी है। ये अल्टरनेट रखिए और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए कि अगर ये नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। सारे सिविल सर्वेंट थोड़ा बनते हैं, सारे डॉक्टर थोड़ा बनते हैं, सारे इंजीनियर थोड़ा बनते हैं, सारे IIT में थोड़ा जाते हैं। कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। जो भी करेंगे दिल लगा कीजिए। तो ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्लान है जी। और क्योंकि आजकल हेल्थ को लेके भी, और हेल्थ में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेके भी आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो बीइंग ए डॉक्टर, आप क्या वैसे लोगों को कहना चाहिए? आप लीजिए ना, आप अपना कर्म कीजिए ना, मेहनत कीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में एक और बता दीजिए, मैं भूल गया था। मैं कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ नहीं, मेरे को कोई भी गलतफहमी इसमें नहीं है, बड़ा एवरेजली इंटेलिजेंट हूँ। और ये भी मैं ठीक है, रीजनेबली मेहनती हूँ, बट उसमें एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, जो किसी के काम आ सकती है, मैं फोकस काफ़ी रख लेता हूँ। जो पढ़ना है मैं फोकस रहता हूँ उसमें। इवन कुछ भी काम करना है, दफ्तर का काम भी करना है, मैं फोकस रहता हूँ। तो फोकस होने की वजह से थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है ज़्यादा। इवन रिलेशंस में भी मेरे को लगता है कि फोकस रहो आप, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। मेरी मेमोरी कोई ज़्यादा शार्प मेमोरी नहीं है, वो भी एवरेज मेमोरी ही है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा लक, ये कम्बिनेशन है। बट मेहनत के साथ फोकस कीजिए। जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए, उसको पूरा मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट मिल जाते हैं, आ जाते हैं।
और ये भी है कि जब आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साफ माइंड से करते हैं तो वो होना ही है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूँ आप रिलेशन में देख लो, आप जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतना रिस्पेक्ट कर लो, अफेक्शन कर लो, प्यार मिलेगा ही मिलेगा, ये सही है। पढ़ाई पे फोकस करके तो देखिए रिजल्ट आते हैं। सही बात है। और जब हम युवाओं की खास करके आजकल बात कर रहे हैं तो वो स्टक हो जाते हैं कि उनको एक ही चीज़ करनी है, उसके बाद वो चीज़ें नहीं करनी है, तो इसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। बहुत अल्टरनेटिव्स हैं आजकल तो पहले स्टीरियोटाइप नहीं है कि हमने यही करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विस ना, आजकल तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जी। खुले मन से मैं तो ये सोचता हूँ कि बार भी चेंज भी करना चाहिए। जैसे मैंने पहले मेडिकल प्रोफेशन, अब सिविल सर्विस, अब मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, कुछ और चेंज करते हैं। तो एक ही तो लाइफ है, कर लो ना अलग अलग काम जो कर सकती है, जितनी कर सकती है। सही बात। सर ने स्टीरियोटाइप की भी बात की, तो आप पंजाब में बहुत दिन से कार्यरत थे, फिर आप बिहार आए, तो बिहार के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें एक स्टीरियोटाइप जैसे हो जाती है, हर एक स्टेट को लेके हो जाती है, तो वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको यहाँ आके लगा कि अच्छा चीज़ नॉर्मल है? मेरे को तो बिहार बहुत अच्छा लगा। आप सोचिए, देखिए मैं काफ़ी देर गुजरात में भी रहा, मेरी 12 साल तो पोस्टिंग गुजरात में रही। मैं अहमदाबाद में कमिश्नर था 6 साल के लिए। अब वो इतना पसंद आया तो वहाँ अपना घर बना लिया। मैं सेटल तो वही अहमदाबाद में हो रहा हूँ। तो सारा इंडिया अपना है, सारे लोग अपने हैं। मैंने पहले ही बताया कि पंजाबी नेचर जो है ना, सबसे ज़्यादा मैच करती है बिहारी नेचर को। ये बोर्ड भी बहुत हैं और प्यार भी बहुत करते हैं, ये सही बात है। और पढ़ने लिखने वाले लोग हैं बिहार के लोग, और जितनी मेहनत बिहार के लोग करते हैं, तो फिज़िकल मेहनत हो, ये बहुत करते हैं। आप देख लो किसी भी स्टेट में ये कोई भी काम कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छी हैबिट है। काम ना करने से बेहतर आप कोई भी काम कर लो, और ये मेहनती लोग हैं। मैं तो शुरू से हम पंजाब में देखते हैं कि मेरे को लगता है सबसे मेहनती बंदा जो इंडिया में है वो बिहारी लोग ही। और सब जगह इकोनॉमी को जो बैक सपोर्ट है इन लोगों की तो है। और ये चीज़ें होनी भी चाहिए कि जब आप आते हैं कहीं पे भी, अगर आप पोस्टिंग होती है आपकी, तो आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट हो वो काफ़ी हेल्दी हो और काफ़ी मतलब प्यार भरा हो। ये चीज़ें तो बहुत ही प्यार मिला। मैं बताया था, मेरे को कई तो कमिश्नर्स मेरे को जानते हैं, मेरे कोलीग्स हैं। मैंने पांडे फैमिली पहले बता दिया था, मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है जी। और मेरे को तो बिहार से बहुत, मेरे को अटैचमेंट हो गई। मेरे को तो कम 7 महीने हुए हैं, पर हो सकता है मैं पटना में सेटल भी हो जाऊँ। जैसे मैंने पंजाब छोड़ के अभी अहमदाबाद में सेटल हो रहे हैं, गुजरात इतना अच्छा लगा। तो मेरे को लगता है कि कभी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किस स्टेट में हूँ वहीं सेटल होना है। जहाँ मन करता हो जाओ ना, सभी स्टेट्स अच्छी हैं, जहाँ मन करता है ठीक है। और अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को जहाँ पे आपको लगे कि हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हाँ, एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो वहाँ पे आराम की ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे हमने जन्म लिया है वहीं पे जाके बस जाए। आप सब देखिए, सारा देश अपना है, कंट्रीज भी देखनी चाहिए, जहाँ मन करे वहाँ सेटल हो जाओ ना। बिल्कुल। और सर आपने जब आपने कहा कि इतना आपका शेड्यूल टाइट रहता है, फिर भी आप पढ़ाई के लिए वक्त निकालते हैं, और अभी भी आप पढ़ते हैं, आपने थाउजेंड्स ऑफ बुक आपने पढ़ लिया है, का मौका मिला जी। तो आपको ये इंटरेस्ट, आपका सेगमेंट कौन सा रहा है, मतलब आपको कौन सी बुक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको पढ़ने? देखो थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशन में ना पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, एवरेज से ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मेरे को आदत भी थोड़ा डीप जाने की। तो मेरी आदत थी कि मैं एक एक बुक नहीं पढ़ता, 3 दिन पढ़ लेता सेम सब्जेक्ट में। तो कई लोगों पे जैसे मेडिसिन है, मेरे पास 3 डिफरेंट बुक्स होती थी सेम सब्जेक्ट में। तो ये आदत थी, आदत काम भी आई, फिर सिविल सर्विस में काम आ गई। जब मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया तो मेडिकल सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी ले, और ये सब्जेक्ट आपको 4 महीने में MA लेवल तक पढ़ने हैं, MA लेवल तक। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं फिर ही कर सकते हैं। मेरे लिए तो टोटली नए सब्जेक्ट थे ये। तो फिर जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मेरे को लगा अब क्या करें, इस आदत को मेंटेन किया। मैं नॉवल नहीं पढ़ता, तो मेरे को होता है कि कोई बुक ऐसी पढ़ो जिससे कुछ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। देखो लाइफ में देखो, ये तो जगह ज्ञान की है, ये तो बिहार, तो यहाँ देखो ना, यहाँ महात्मा बुद्ध को, महावीर जैन को ज्ञान तो यही है ना, यहीं से हुआ। तो पटना देख लो, पटना 3 तो सिख गुरु यहाँ पे आए, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी बढ़ते यहाँ पे। ज्ञान की भूमि है, बिहारी बंदा तो ज्ञान बांटता है जी। और कहते हैं कि जब आप बुद्ध के धरती से हैं तो ज्ञान को खुद में आप संचित ना करके आप ज्ञान का प्रचार प्रसार करें तो ज़्यादा बेहतर होता है।
हाँ, अगर हो तो बड़ी गलतफहमी हुई थी कि हमें ज्ञान हो गया है जी। होता नहीं है। आप जितना पढ़ते हो आपको उतना ज़्यादा लगता है कि भी और पढ़ने की आवश्यकता है। जितना आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आप में ज़्यादा ह्यूमिलिटी आती है जी। आप फिर पाते हो कि ज्ञान को फिर अत्यंत है ना, इसकी तो सीमा है नहीं है जी। और जो हमें पता होता है ना, ये पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमें कुछ पता नहीं होता, अभी कुछ पता नहीं। अभी और तो इसलिए मैंने कई लोगों ने, मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि कुछ ना कुछ बुक्स ही लिख दो, अब इधर पढ़ते रहते हो। तो बिल्कुल यार, पढ़ने को इतना कुछ है तो लिखूं क्या। और मैंने ऐसा कौन सा स्पेशल ज्ञान देना है, पढ़ा ना, सब सोशल मीडिया पे है, सब कुछ पढ़ा, बात पढ़ने की है जी। तो मेरा कभी मन नहीं कि मेरे को लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम होगी अगर मैं कुछ लिखूं, तो उसको यूटिलाइज कर दूं पढ़ने में। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं कि जब पढ़ने के लिए इतना कुछ है तो अभी हम एक वक्त लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे या फिर देखेंगे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। इतना ज्ञान कभी हुआ ही नहीं, मेरे को लगा ही नहीं ना, मेरे को लगा ये बड़प्पन है सर आपका कि आप इतने, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को शून्य मानते हैं तो ही आप बेहतर हो पाते हैं। नहीं होते हम करीब करीब, हमें गलतफहमी हो जाती है, हमारी ईगो है जो हमें कहती है हमें ज्ञान हो गया। जी जी। कुछ पता नहीं है, दुनिया आगे से आगे बढ़ी है, बहुत इंटेलिजेंट बढ़ी है। मेरे तो दोस्त मित्र, मैंने बताया डॉक्टर सतबीर, सुपर इंटेलिजेंट। जब मैं उसके पास बैठता हूँ मेरे को ज्ञान ही नहीं। मैं एक और इनकी जिस फैमिली की बात की, उनकी बेटियाँ क्या इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है उनकी बेटियाँ। जब मैं ये था। और सर अगर ये भी बात करें कि आप बीइंग चीफ कमिश्नर, MBBS आपने किया, आपने बहुत सारी चीज़ें की और बहुत एक्सप्लोर भी आप कर रहे हैं, फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कहते हैं कि बात करते करते वो हमारे पास वक्त का तकाजा रहता है, पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारे पास इतने सारे टॉपिक हैं। लेकिन चलते चलते सर अगर दर्शकों को आप कुछ कहना चाहें या फिर कुछ संदेश देना चाहें तो। देखो, ऐसे इतना कुछ तो मैं समझदार नहीं हूँ, जब मैं कोई खास इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर फिर भी आपने कह दिया तो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ होती है, इनफैक्ट स्वास्थ्य है धन है, उसी को मानना चाहिए। ये पता चलता है क्रॉसिंग मिडिल एज। पहले हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है चल जाता है 30-35 साल तक, पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर हेल्थ नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है ज्ञान। मेरे को लगता है कि धन से ऊपर है, जितना भी ज्ञान असिमिलेट कर सकते हैं आप ज्ञान दीजिए, बुक्स पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। अपना काम जो भी कर रहे हैं वो तो करोगे, वो तो मन लगाए करना ही करना है जी। बट स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप मेहनत कीजिए पूरी, प्लान बी जैसे हमने डिस्कस किया वो भी रखिए, बट कंसिस्टेंट रहिए जी, पेशेंस रखिए, ज़रूर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी बातें कही, इतनी बेहतरीन तरीके से आपने बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको पता है कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। ख़त का इंतज़ार रहता है हमें, तो उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता है बिहार दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो फिर हमें दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं इसी वक्त। नमस्कार।